गुड मॉर्निंग बच्चों। एज़ यूजुअल रोज़ की तरह हम अपनी एलईजी को कंटिन्यू करेंगे और अब हमारी ये एलईजी लगभग कंप्लीशन की ओर है। आज इसके ये 3 स्टेंजा हम पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे। कल हमने देखा था कि कवि जो है थॉमस ग्रे है, उसका हमें प्राकृतिक प्रेम, प्राकृतिक सुंदरता का प्रति उसका जो प्रेम है वो दिखाई दे रहा था। उसी बात को हम कंटिन्यू करके बताएंगे कि किस प्रकार से कवि जो है वो जंगल में प्रकृति का आनंद लेकर रहा करता था। उसको जब वो जीवित था, वो कल्पना कर रहा है ग्रे कि जब वो जीवित था तो लोग उसको कैसे देखा करते थे और क्या माना करते थे। पहला स्टेंजा हार्ड बाय डेस्टलेस होपलेस लव। अब यहाँ पर कवि कहता है कि जो देहाती ग्रामीण है वो ये कहेगा कवि के बारे में कि उसने कवि को जाते हुए देखा था, जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, और उसने कहा कि जो जंगल है, द फॉरेस्ट इज स्कॉर्नफुल ऑफ द ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड एंड इज कॉन्स्पिशियस ऑफ इट्स ओन वर्थ एंड सुपीरियरिटी। यह कहा गया जंगल जो है संसार के लोगों के मतों के प्रति तिरस्कार की भावना रखता है और जिसको स्वयं अपनी श्रेष्ठता और समृद्धि का ज्ञान है। कवि कह रहा है जंगल के बारे में कि जो जंगल है वो संसार के लोगों के जो मत हैं उनके प्रति तिरस्कार की भावना रखता है और उसको स्वयं अपनी श्रेष्ठता और समृद्धि का ज्ञान है। जंगल को सिर्फ अपनी श्रेष्ठता और अपनी समृद्धि के बारे में ही पता है। एज द पोएट मूव्ड अबाउट द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में जाता है, कभी घूमता है फिरता है, तो वह एक अस्पष्ट ढंग से अपने आप ही उन कवित्वमय विचारों और कल्पनाओं को बुदबुदाता हुआ देखा जाता है। इन लाइनों के माध्यम से कवि कहता है कि वह अपने आप से ही, कवि ऐसे कल्पना कर रहा है कि लोग मेरे बारे में कहेंगे कि ग्रे जो है वो अपने आप से ही अपने काव्यात्मक विचारों को बुदबुदाते हुए जंगल में ठहरने की उसे आदत हुआ करती थी। कभी कभी वह चिंताओं और विचारों के बोझ से भी दबा रहता था, कभी कभी वो चिंताओं में घिरा रहता था और अपना सिर नीचे की ओर झुकाकर बैठ जाता था। वह अकेला दिखता था और उसकी दशा से कोई यह जान सकता था या अनुमान लगा सकता था कि वह उस व्यक्ति के समान है जो अपने प्रेम प्रसंगों में सफलता पाने में असफल रहा है। ऐसा कवि अपने बारे में सोच रहा है। इस स्टेंजा में इतना ही बताया है कि कवि जब जंगल में जाता है तो उसको देखा गया है जंगल उसके विचारों की कोई चिंता नहीं करता है और कवि जो है वो अपने विचारों में खोया हुआ है और वो एक ऐसे व्यक्ति की भांति दिखाई दे रहा है जो अपने प्रेम प्रसंगों में असफल हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेंजा की, वन मोर। जैसा कि हमें शुरू में ही दिखाई दे रहा है वन मोर। अब यहाँ कवि जो है वो कल्पना कर रहा है कि वो जो देहाती गांव वाला है वो ये कहेगा कि एक सुबह, वन मोर। उसने कवि को जंगल में जाते हुए नहीं देखा था। उसके उस आदतन प्लेस पर जहाँ वो कवि जाया करता था जंगल में, सूर्य को नमस्कार करने, झरने के पास, बीच के वृक्षों के नीचे, अब एक दिन उसने उसको वहाँ पर जाते हुए नहीं देखा। ना ही उसने उसको पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा जहाँ पर जाकर के वो सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लिया करता था और सूर्य दर्शन किया करता था, लेकिन उसको नहीं देखा गया। द पोएट इमेजिन्स दैट द कंट्री जेंटलमैन या शेफर्ड बॉय would say that one morning he did not see the poet going on his customary round to the hill from where he used to have the pleasant sight of the rising sun, nor did he find him lying under the beech tree in the noon time. उसे कहीं नहीं देखा गया, ना तो सुबह देखा गया और ना ही उसको दोपहर में देखा गया। अनदर मॉर्निंग के, एक और दूसरा दिन हो गया। पहले दिन भी नहीं देखा गया, दूसरे दिन भी नहीं देखा गया। बट द पोएट कुड नॉट बी सीन एनीवेयर, कभी उनको नहीं दिखाई दिया। ग्रे ऐसी कल्पना कर रहा है कि मेरी मृत्यु के बाद दूसरा दिन भी निकल गया लेकिन गांव वालों ने मुझे नहीं देखा।
ही वॉज नाइदर लाइंग बाय द साइड ऑफ द फेवरेट ब्रुक। अब वो अपने झरना, जो उसका पसंदीदा झरना था, जहाँ लेटकर वो पानी के कलकल से उत्पन्न होने वाले संगीत का आनंद लिया करता था, अब वो वहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया, वहाँ के पास से भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई दिया, और ना ही वो किसी भी जंगल के आसपास, किसी पौधे के आसपास से कहीं दिखाई नहीं दिया। और इस प्रकार से दूसरे दिन भी कवि का कोई नामो निशान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी कवि कल्पना कर रहा है कि वो शेफर्ड बॉय जो है वो कहेगा। वन मोर, कवि सोचता है कि शेफर्ड बॉय कहेगा, वन मोर ही मिस्ड द पोएट गोइंग टू हिज कस्टमरी हिल अलॉन्ग द हीथ। जंगल में जहाँ वो जाता था, हीथ मीन्स जंगल। ही कुड नॉट बी सीन अंडर द बीच ट्री ड्यूरिंग द नून टाइम। Another morning came, but the poet could not be seen anywhere. He was neither lying by the side of his favorite brook, nor was he seen passing by the side of the wood. No trace of the poet could be found. इस प्रकार से कवि का कोई नामो निशान नहीं मिला। 2 दिन गुजर गए। थर्ड स्टेंजा में बात करेंगे द नेक्स्ट। नाउ थर्ड डे। अब क्या हो रहा है? थर्ड डे की बात जब हम करते हैं तो कवि कह रहा है कि अपनी कल्पना ही कर रहा है और अपने आप में ही वो द पोएट इज इमेजिनिंग अबाउट हिमसेल्फ कि द नेक्स्ट डे इट वाज रिपोर्टेड, कि अगले दिन जो है वो सूचना मिलेगी। क्या? दैट द पोएट हैड डाइड, कि वो व्यक्ति जो इस कब्र में लेटा हुआ है, यानी कवि स्वयं, यानी थॉमस ग्रे, वो अब मर चुका है। His funeral procession was carried through the churchyard. उसकी जो अंतिम मृत्यु यात्रा थी वो चर्च के बीच में से ले जाई गई थी। टू द प्लेस, उस स्थान पर वेयर ही वॉज बरीड, जहाँ की उसको दफनाया गया था, जहाँ उसको गाड़ा गया था। कवि कल्पना कर रहा है कि तीसरे दिन लोगों को खबर मिलेगी कि कवि मर गया है और उसकी शव यात्रा को चर्च के बीच में से होकर ले जाया गया था उस स्थान पर जहाँ की उसको गाड़ा गया था। ऑन हिज ग्रेव वाज रेज्ड, और उसकी कब्र के ऊपर एक बनाया गया था एपिटैफ, एक स्मरण लेख लिखा गया। एंड द कंट्री जेंटलमैन आस्क्ड द फार्मर, और इस प्रकार से वो जो देहाती व्यक्ति है वो उस सज्जन, उस चिंतनशील व्यक्ति से कहेगा, क्या हु कुड रीड टू कम फॉरवर्ड, कि मैं तो पढ़ना जानता नहीं हूँ, आप आगे जाइए और देखिए कि इसकी कब्र पर क्या शिलालेख लिखे हुए हैं। एंड रीड लाइन्स ऑन द ग्रेव ऑफ द पोएट, और जाओ और खुद जा करके अपनी कवि की कब्र के ऊपर जो लिखा है वो पढ़ लो। इस प्रकार से हम इन तीनों स्टेंजा में देखते हैं कि पहले स्टेंजा में कवि जो है वो जंगल में है, उसको जंगल में देखा गया है, लेकिन दूसरे ही नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कवि जो है वो मिसिंग है, 2 दिन तक उसे कहीं नहीं देखा गया, और तीसरी सुबह ये सूचना मिलती है कि कवि जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसकी मृत्यु यात्रा को चर्च के बीच में से ले जाया गया है और उसे वहाँ पर दफना दिया गया है। ऐसी ग्रे जो है वो अपने बारे में कल्पना कर रहा है। इसके आगे का नेक्स्ट स्टेंजा भी इसी में मैं शामिल कर देती हूँ। द स्कैटर्ड ऑफ्ट डैश 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 द ग्राउंड, यहाँ से लेकर अपन आज पढ़ना शुरू करेंगे। दिस स्टेंजा वाज printed in some of the edition of the Elysees. After Gray omitted this because of his thought that ये वाला जो लास्ट का स्टेंजा है, इस स्टेंजा को आरंभिक प्रकाशनों में छापा गया था। उसके बाद ग्रे ने इसे हटा दिया क्योंकि उसका विचार था कि इस स्थान पर वह कोष्टक में के भाग के रूप में बहुत अधिक लंबा है। कवि कल्पना करता है कि कोई विचारशील व्यक्ति कवि के बारे में उसकी मृत्यु के बाद पूछताछ करता हुआ आता है और कोई बूढ़ा व्यक्ति उसे कवि के बारे में बताता है और फिर कहता है कि कब्र के पास से आकर उस पर खुदे अक्षरों को वो खुद ही पढ़ ले। कब्र हॉथॉर्न के पेड़ के बिल्कुल नीचे है। इस खंड में कब्र का वर्णन है। वॉयलेट फूल सारे स्थान पर बिखरे हुए हैं। रेड ब्रेस्ट पक्षी ने अपना घोंसला यहाँ कब्र पर बना रखा है और वह गाना गा रहा है। जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि आगे कह रहा है
हेयर, यहाँ पर ये जो है कहने का मतलब ये है कि कवि कल्पना करता है कि जब एक दिन वो मर जाएगा उसे उसे उसी चर्चयार्ड में दफना दिया जाएगा। ग्रे चाहता है कि उसकी कब्र पर निम्न पंक्तियां अंकित की जाएं, जो कोई उधर से गुजरेगा वो उन्हें पढ़ेगा। कवि कहता है कि उसके स्मरण लेख पर निम्नलिखित पंक्तियां होंगी। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से निकलेगा वो पढ़ लेगा कि उस कब्र में एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे कवि का शव पड़ा है जो अपने जीवन में कभी सौभाग्य, धन और सम्मान प्राप्त नहीं कर पाया। ग्रे इतना विद्वान, इतना होनहार, इतना कुशाग्र बुद्धि होने के बाद भी जितनी उसके अंदर योग्यता थी उतनी उसको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, उतनी उसको धन संपदा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए कवि ये मानता है कि मैं एक ऐसा कवि हूँ जिसे अपने जीवन में कभी भी सौभाग्य, धन और सम्मान प्राप्त नहीं हो सका। उसने साधारण जीवन व्यतीत किया है, किंतु उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि वह सुखी रह सके। नॉलेज ने तो उसे अपना बेटा ही बना लिया। यहाँ मेटाफर की बात कर रहे हैं, मेटाफर अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो वह विद्या और ज्ञान का भक्त था और यही उसके जीवन के धन थे जिस पर उसे गर्व था। उसे किसी प्रकार की सांसारिक संपत्ति से कोई मोह नहीं था। उसके पास ज्ञान रूपी संपत्ति भरपूर थी और उसी में वो संतुष्ट था। वह स्वभावतः कवि जो है स्वभाव से मेलंकोलिक था, अर्थात गंभीर था, चिंतनशील था, विचारशील व्यक्ति था। ऐसा कवि अपने लिए मान रहा है और इसलिए कवि कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ और मेरी कब्र पर ये चीजें लिखी जाएं। मेलनकली 119 और 120 दोनों ही पंक्तियों में ग्रे से संबंधित हैं। उसने एक बार अपने मित्र को लिखा था कि वह केवल सफेद मेलनकली से पीड़ित था, अतः यहाँ यह शब्द का अर्थ है गंभीर विचारशीलता। नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात करेंगे। लार्ज वाज हिज बाउंटी, लार्ज वाज हिज बाउंटी से लेकर ए फ्रेंड तक लास्ट स्टेंजा है ये इस कविता का। कवि बड़ी उदारता, कवि कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा उदारता से धनी था, मेरे पास उदारता बहुत ज़्यादा थी, वह देने में बहुत ही हस्तमुक्त था। जो भी उसके पास था वो उसको खुले हाथों से बांटा करता था। उसकी आत्मा जो थी वो सिंसियर थी, बिल्कुल निष्कपट थी। इन सद्गुणों के अतिरिक्त उसे धन या यश प्राप्त नहीं था, उसे उसकी चाहत भी नहीं थी। बस जो कुछ उसके पास था वह थी उसकी गरीब जनों के साथ सहानुभूति रखने की शक्ति थी और वो उसी से संपन्न था और उसी से वो संतुष्ट भी था। इन सारे श्रेष्ठ कामों के बदले में कहता है ईश्वर ने उसकी क्षतिपूर्ति कर दी और उसे एक उपहार दिया। उपहार के रूप में उसे एक मित्र पुरस्कार के रूप में संभवतः वो ईश्वर की मैत्री या वेस्ट, एक व्यक्ति का नाम है वेस्ट, जो उसका वेस्ट रिचार्ड जो उसका मित्र था, वो उसकी दोस्ती की बात कर रहा है कि मित्र के रूप में ईश्वर ने एक मुझे उपहार दिया है और वो इस संसार का निवासी है जिसे कवि संसार में अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानता था। उसकी मैत्री उसे प्राप्त हो गई और इसीलिए कवि कहता है कि उसके जो गुण हैं और अवगुण हैं उनको न देखा जाए। जिस स्मरण लेख को कवि अपनी कब्र के ऊपर लिखवाना चाहता है उनके अंतिम छंद की ये पंक्तियां हैं। कवि राहगीर से प्रार्थना करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके गुण और अवगुणों को न तलाशा जाए या उनकी कोई लिस्ट ना बनाई जाए या उनकी कोई सूची ना बनाई जाए। ये दोनों ही गुण और अवगुण अब ईश्वर में लीन हो गए हैं, क्योंकि ईश्वर, कवि मान रहा है कि ईश्वर जो है वो थॉमस ग्रे यानी उसका कवि का मित्र बन गया है, क्योंकि उसे कवि को पृथ्वी पर मृत्यु के बाद अब्राहम की गोद में स्थान प्राप्त हो गया है, अर्थात ईश्वर की गोद प्राप्त हो गई है। और जिसे ईश्वर की गोद प्राप्त हो जाए उसके क्या गुण और क्या अवगुण किसी चीज को नहीं तलाशना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। तो लास्ट के जो स्टेंजा थे ये सब ऑटोबायोग्राफी थे। कवि ने अपने बारे में भी कल्पना की कि जब वो जीवित था तो किस तरह से वो प्रकृति प्रेम करता था और किस तरह से वो एक उदार व्यक्ति था, वो बहुत ही दानी था, वो विद्या ज्ञान से परिपूर्ण था, वो विचारशील था, उदासी और गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और इस प्रकार इन सब चीज़ों के बदले ईश्वर ने उसे अपना मित्र बनाया या वेस्ट रिचार्ड के रूप में उसे एक अच्छा मित्र
दे करके संसार में उसके इस गुणों की पूर्ति कर दी। धन संपत्ति उसके पास नहीं थी और उसे उसकी चाहत भी नहीं थी। इस प्रकार से वो अपनी कविता को समाप्त करता है। और आज ये एलिजी जो है, अब तक हम एक कविता पढ़ रहे थे 3-3, 4-4 स्टेंजा के हिसाब से, आज हमने ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन समाप्ति की ओर थी इसलिए मैंने आज इसको समाप्त कर दिया। अब किसी को कोई समस्या है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न, किसी भी तरीके का प्रश्न, एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई फिगर ऑफ स्पीच के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट में हम एपिटैफ पढ़ेंगे, शिलालेख, कि उसकी शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है।